नमस्ते आप सभी को मित्रों, स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, आज हम एक नया टॉपिक के साथ मिले हैं और इस टॉपिक का नाम है सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, आप जितने भी प्रश्न उठाकर देखेंगे पिछले वर्षों का, उसमें सर्वोच्च न्यायालय से पॉलिटिकल साइंस के विषय में जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न रहते हैं। तो हम उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे, विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आइए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, बताइए आप लोग। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा भाग डी। दोस्तों, केंद्र के सरकार के तीनों ही अंग भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। केंद्र के सरकार के तीनों अंग, केंद्र के सरकार के तीनों अंग किसके अंतर्गत आते हैं? भाग 5 के, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये तीनों भाग। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछा गया है, संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी भारत का महाधिवक्ता। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? संविधान का संरक्षक कौन है, आपको बताना है कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ये संविधान का संरक्षक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी भारत सरकार एक्ट 1935, ऑप्शन डी भारतीय संविधान 1950। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? बताइएगा मित्रों, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1950 के संसद के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय संविधानिता अधिनियम 1947 के अधीन, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, ऑप्शन डी है भारतीय संविधान के द्वारा। तो दोस्तों, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है अभी दिल्ली में, उसकी स्थापना इसमें से किस अधिनियम के तहत हुई थी, आपको बताना है कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी, जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहाँ पे है मित्रों? दिल्ली में। दिल्ली, ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी संसद के पास और ऑप्शन डी है विधि मंत्रालय के पास। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? आप बताइए यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, संसद मित्रों। क्या हो जाएगा? संसद। संसद के पास अधिकार है कि संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 के ऊपर बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रपति। दोस्तों, प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश की या फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति,
ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। अब यहाँ पे बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर। तो यहाँ पे भी आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। मैंने आपसे बता रहा हूँ कि दोस्तों हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों में मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष और ऑप्शन डी है 25 वर्ष। यानी कि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में अभी यदि आप न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होना चाहते हैं तो आपको कम से कम हाई कोर्ट में कितने वर्ष एडवोकेट के रूप में कार्य किया जाना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा होगा सही उत्तर। तो मित्रों 10 वर्ष आप ध्यान रखिएगा। यदि आप 10 वर्ष हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में काम कर चुके हैं तो आपको न्यायाधीश बनाया जा सकता है। इस प्रकार से आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं। ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी 58 वर्ष। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा 65 वर्ष। 65 वर्ष ये क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम ये लोग 65 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रह सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछा गया है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा, आपको बताना है कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों देखिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाता है तो उस समय जो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा वो होगा आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। ऑप्शन ए एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी मेहरचंद महाजन, ऑप्शन सी पीएन भगवती, ऑप्शन बी बीके मुखर्जी। कौन सा होगा सही उत्तर बताइए आप लोग। कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा एम हिदायतुल्लाह। जो दोस्तों एम हिदायतुल्लाह हैं वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय। इसके आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 आपसे पूछा जा रहा है, सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। ऑप्शन ए केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में, ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय में नहीं। तो यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर। सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कौन सा होगा सही उत्तर बताइए आप लोग। तो मित्रों किसी भी न्यायालय में नहीं, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका है वो फिर किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम नहीं करेगा। ये आप बात को ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है बताइए आप लोग, कौन सा होगा सही उत्तर। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संसद। दोस्तों जो संसद है ना वो कानून बनाकर, किस प्रकार से कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र है उसमें वृद्धि कर सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, संसद द्वारा कानून बनाकर। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 आपसे पूछा गया है, भारत में न्यायपालिका है। ऑप्शन ए स्वतंत्र,
ऑप्शन बी संसद के अधीन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के अधीन, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के अधीन। तो यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर? प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में न्यायपालिका है या तो स्वतंत्र है, या फिर संसद के अधीन है, या फिर राष्ट्रपति के अधीन है, या फिर प्रधानमंत्री के अधीन है। ये किस प्रकार से काम करता है भारत में न्यायपालिका, आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो मित्रों आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, स्वतंत्र है। मित्रों भारत की न्यायपालिका, भारत का न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 आपसे पूछा जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए हीरालाल जेकनिया, ऑप्शन बी के.एन. वांचू, ऑप्शन सी एस.एस. सीकरी, ऑप्शन डी वाई.वी. चंद्रचूड़। तो यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आपको बताना है मित्रों। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हीरालाल जे कनिया। ठीक है ना, जो हीरालाल जे कनिया थे वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए सुनंदा भंडारे, ऑप्शन बी लीला सेठ, ऑप्शन सी फतिमा बीबी और ऑप्शन डी है इंदिरा जयसिंह। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा आपका फतिमा बीबी। दोस्तों जो फतिमा बीबी थी ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। इसके आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 आपसे पूछा जा रहा है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम जो अधिकार है वो किसके पास है? ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष के पास, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास, यानी कि महान्यायवादी, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है महान्यायवादी, और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। अब बताइए यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर? संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो किसके पास है? हाँ मित्रों बताइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या का अंतिम रूप से जो व्याख्या कर सकता है वो सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 आपसे पूछा गया है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए भारत के संसद के पास, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी केंद्रीय विधि मंत्रालय के पास, या फिर ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास। कौन सा होगा आपका सही उत्तर, बताइए आप लोग। कौन सा होगा मित्रों? भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो यहाँ पे भी आपका सही उत्तर होगा भारत के संसद। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की बात हो, दोनों में क्या होगा? संसद पहले तो कानून बनाएगा और इस कानून को पारित कर इसमें संख्या में वृद्धि कर सकता है। तो क्या होगा आंसर? भारत के संसद द्वारा कानून बनाकर। इसके आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 आपसे पूछा गया है, भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। अब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो बताइए क्या होगा सही उत्तर? तो आपने पढ़ा था ना, अभी ऊपर ही पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो थी वो सबसे पहली महिला थी फतिमा बीबी। फतिमा बीबी, और ये जो फतिमा बीबी थी ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश थी, न कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश नहीं मित्रों, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश आपको ध्यान रखना है, न्यायाधीश थी ये, है ना। यानी कि मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई नहीं बना है महिला में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर कोई महिला नहीं रही है। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 और यह अंतिम प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? ऑप्शन ए सहायक अनुदान, ऑप्शन बी आकस्मिक निधि, ऑप्शन सी संचित निधि, ऑप्शन डी लोक लेखा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर?
सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है आपको बताना है मित्रों। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा आपका भारत की संचित निधि। दोस्तों भारत की संचित निधि पर जो अधिकार होता है वो संसद के पास होता है और इसी संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के जजों का जो वेतन है वो दिया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इससे अधिक आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों इंस्टाग्राम पे आपको बेस्ट फैकल्टी दी जाती है, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स और जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो वहाँ पे डाल दिए जाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।